Bismillahirrahmanirrahim. Now, after completing IV1 compartment and IV multi-compartment, we are going to start non-compartmental analysis. This is chapter number 25 in 7th edition of Applied Biopharmaceutics and Pharmacokinetics. This is also called empirical model pharmacokinetics, mechanistic model pharmacokinetic, and statistical movement theory pharmacokinetic or statistical movement pharmacokinetic, and it is also called non-compartmental analysis. Now come to the slides. If we talk about the pharmacokinetic modeling approach, like previous chapters which we have discussed, pharmacokinetic modeling involves making critical assumptions about drug behavior in the body. इसमें मॉडलिंग में जो है जो काइनेटिक के मॉडल हैं इसमें हम ड्रग के बिहेवियर के लिए कुछ एजम्पशंस लेते हैं कि ड्रग का बिहेवियर बॉडी में इस तरह से होगा. दीज इंक्लूड द टाइप ऑफ मॉडल, कौन सा मॉडल टाइप यूज़ कर रहे हैं, ऑर्डर ऑफ रेट प्रोसेस, ज़ीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, टिश्यू ब्लड फ्लो किस तरह से है, वॉल्यूम एस्टिमेशन मेथड मींस के वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा, कहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है कहाँ कम है. मॉडल्स fall into two broad categories: empirical models that describe data with minimal assumption. इसमें मॉडल्स में जो है दो ब्रॉड कैटेगरी हैं. एक है एम्पेरिकल मॉडल्स या एम्पेरिकल मेथडोलॉजी, जिसमें क्या है डेटा विद मिनिमल एजम्पशन, यानी एजम्पशन जो होंगी वो बहुत कम से कम होंगी, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एलोमेट्रिक स्केलिंग. एंड सेकेंड इज द मैकेनिस्टिक मॉडल दैट इनकॉर्पोरेट नोन सिस्टम फैक्टर्स, जिसमें वो सिस्टम फैक्टर्स क्या होंगे मैकेनिस्टिक मॉडल में. बोथ फिजियोलॉजिकल एंड कंपार्टमेंटल मॉडलिंग आर मैकेनिस्टिक अप्रोचेस, जिसमें हम फिजियोलॉजिकल और कंपार्टमेंट मॉडलिंग को मिक्स करके जब हम बात करेंगे दोनों को साथ लेके तो वो मैकेनिस्टिक अप्रोच कहलाएगी. Additionally, pharmacokinetic parameters can be calculated using non-compartmental analysis derived from statistical movement theory. इसके अलावा pharmacokinetic parameter जो कि हम पहले मालूम कर चुके थे कंपार्टमेंटल एनालिसिस से, यानी कंपार्टमेंटल फार्माकोकाइनेटिक्स से, जो पिछले चैप्टर हमने पढ़े हैं जिसमें वन कंपार्टमेंट और मल्टी कंपार्टमेंट हमने डिस्कस किया है. वहाँ जो हम फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर डिटरमिन कर रहे थे वो नॉन कंपार्टमेंट एनालिसिस के ज़रिए भी ड्राइव कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं थ्रू a theory which is called statistical movement theory, which actually offering an alternative to traditional compartment method, जो कि ये बेसिकली एक alternative method है जो compartment method का, यानी जो हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं उसका एक alternative approach है. तो इस वजह से इसको non compartmental analysis या non compartmental approach भी कहा जाता है, यानी ये उससे डिफरेंट है कि यानी जिसकी जो थ्योरी होगी, ये जो मॉडलिंग टेक्निक होगी वो उससे डिफरेंट होगी. Now, understanding non-compartmental analysis. Non-compartmental analysis provides an alternative method for describing drug pharmacokinetic without assigning specific compartmental models. अब ये जो है, जैसे हम compartmental models में ये assumption ले रहे थे कि drug जो है either distribute in first compartment और two compartment और थ्री कंपार्टमेंट और मल्टी कंपार्टमेंट, ये कहती है कि नहीं, होल बॉडी इज़ ए सिंगल कंपार्टमेंट और इस तरह की कोई कंपार्टमेंटल कॉन्सेप्ट नहीं होता. इस तरह से अगर हम ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक को एवेल्युएट करें तो ये कहलाएगा नॉन कंपार्टमेंटल एनालिसिस. दिस इज ऑफन कॉल्ड मॉडल इंडिपेंडेंट एंड दिस अप्रोच स्टिल रिक्वायर की एजम्पशन. लेकिन ठीक है, ये मॉडल इंडिपेंडेंट तो है लेकिन इसमें भी कुछ ना कुछ एजम्पशंस की ज़रूरत पड़ेगी. द ड्रग मस्ट डिस्प्ले लीनियर फार्माकोकाइनेटिक. एक तो ये एजम्पशन है कि ड्रग की लीनियर फार्माकोकाइनेटिक हो, मीनिंग एक्सपोजर इंक्रीज प्रोपोर्शनली with dose and parameter remains stable over time. मीन्स के जैसे फर्स्ट ऑर्डर के प्रोसेस में लीनियरिटी थी कि डोज बढ़ाने से एलिमिनेशन भी उसी रेट से इंक्रीज़ हो रहा था, तो वो लीनियरिटी इसमें भी होनी चाहिए ओवर द टाइम. द मेथड एज्यूम्स ड्रग एलिमिनेशन अकर स्ट्रिक्टली फ्रॉम द मेजर्ड पूल, यानी प्लाज्मा से, एंड दैट ऑल ड्रग सोर्सेज आर डायरेक्ट एंड यूनिक टू दैट पूल. और जो भी ड्रग जो है वो एलिमिनेट हो रही है वो उस पूल से जो है एलिमिनेट हो रही है, लाइक फॉर एग्जांपल प्लाज्मा, तो और वही जो है ड्रग की सोर्स है जहाँ से हम उसको मेजर कर रहे होंगे. व्हेन दीज कंडीशंस आर मेट एंड सफिशिएंट कंसंट्रेशन टाइम डेटा आर अवेलेबल, नॉन कंपार्टमेंटल एनालिसिस ऑफर्स ए रोबस्ट एनालिटिकल अप्रोच. अगर ये डेटा हमारे पास सफिशिएंटली मौजूद है, यानी वही कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम डेटा, तो फिर नॉन कंपार्टमेंटल एनालिसिस भी
हम को भी काइनेटिक्स को भी अप्लाई कर सकते हैं और उससे भी डिफरेंट फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं. Now data requirement for non-compartmental analysis. First is the rich data needed. Minimum of 12 concentration time point including pre-dose concentration for single dose administration. Pre-dose and post-dose concentration चाहिए, यानी rich data चाहिए, बहुत ज़्यादा data हमें चाहिए. दूसरी चीज़ ये है कि लीनियर फार्माकोकाइनेटिक हो. ड्रग एक्सपोजर मस्ट इंक्रीज प्रोपोर्शनली विद डोज एंड पैरामीटर रिमेन्स स्टेबल थ्रू द टाइम. यानी जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर में होता है कि हाफ लाइफ रिमेन्स कांस्टेंट, कि आप ड्रग की जो डोज बढ़ा रहे हैं तो उसी प्रोपोर्शन से उसका एलिमिनेशन भी बढ़ रहा है. एलिमिनेशन एग्जम्पशन, ड्रग मस्ट बी एलिमिनेटेड स्ट्रिक्टली फ्रॉम द मेजर्ड पूल, टिपिकली प्लाज्मा. Fewer than 12 data points may provide inaccurate estimation of pharmacokinetic parameter. क्योंकि अगर 12 पॉइंट से कम वैल्यूज़ होंगी तो हो सकता है कि फार्माकोकाइनेटिक के जो पैरामीटर आप हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो इनएक्यूरेट हो जाए. एंड द टर्मिनल फेज मस्ट बी लॉग लीनियर फॉर एक्यूरेट कैलकुलेशन. और जो इसका जो टर्मिनल फेज हो ग्राफ का यानी एंड हो वो तो लाजमी लीनियर होना चाहिए. अगर शुरू में नहीं भी है ग्राफ लीनियर तो एंड बहरहाल आगे चल के इसको लीनियरिटी शो करनी चाहिए. अच्छा, अब हम आते हैं स्टैटिस्टिकल मूवमेंट थ्योरी फाउंडेशन की. ये क्या है? नॉन कंपार्टमेंटल एनालिसिस आर बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल मूवमेंट थ्योरी विच स्टडीज टाइम रिलेटेड चेंजेस इन द मैक्रोस्कोपिक इवेंट्स. तो ये स्टैटिस्टिकल मूवमेंट थ्योरी क्या कह रही है कि ये बॉडी के अंदर कुछ टाइम रिलेटेड चेंजेस हैं मैक्रोस्कोपिक इवेंट्स के, यानी बिग साइज के मॉलिक्यूल्स के इवेंट्स है. This approach tracks how individual molecule move through a system similar to tracer molecule injected into a reactor tank. यानी अब इसमें ये बात कर रहे हैं कि अगर किसी एक रिएक्टर टैंक में कोई केमिकल डाला जाए तो हर मॉलिक्यूल किस तरीके से उसमें मूव करेगा और किस तरीके से बिहेव करेगा, तो उसको ट्रेस करना और उसकी मूवमेंट को ट्रेस करके उसको टाइम के साथ जो है वो कोरिलेट करके डिटरमिन करना कि अब ये मॉलिक्यूल कहाँ पहुँचा, अब ये इतनी देर में कहाँ पहुँचा. तो इस जो है इसी तरह की यही अप्रोच जो है स्टैटिस्टिकल मूवमेंट थ्योरी कहलाती है, जो कि हम बॉडी पर अप्लाई करेंगे. क्योंकि देखिए ड्रग्स आर ऑल्सो केमिकल. वंस दे आर इंजेक्टेड इनटू द बॉडी, जो ड्रग के जो केमिकल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स में डिवाइड होकर वो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और फिर वो हर मॉलिक्यूल्स को फॉलो अप रखना कि वो बॉडी में किस तरह से मूव कर रहा है, कहाँ कहाँ गया और कब एलिमिनेट होगा. Each molecule distribute randomly and non-interactively with the rate of exit divided by total dose yielding a probability of a given resonance time. यानी फिर हर मॉलिक्यूल का कि जो मूवमेंट है बॉडी में उसको नोट किया और फिर वो कब एलिमिनेट हो गया. हर मॉलिक्यूल का टाइम नोट कर लिया, यानी उसका बॉडी में रेजिडेंस कितनी देर रहा. डेफिनेटली कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जो बहुत फास्ट होंगे, जो जल्दी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हुए, फिर जो है वो मेटाबोलाइज होकर एलिमिनेट हो गए. कुछ उसके बाद होंगे, कुछ उसके बाद होंगे. इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता सारे के सारे मॉलिक्यूल. लेकिन हर मॉलिक्यूल को अगर हम ट्रेस करें और उसका डेटा कलेक्ट करें तो उनके डिफरेंट रेजिडेंस टाइम आ रहे होंगे. फिर हम उसका मीन निकाल लेंगे तो वह मीन रेजिडेंस टाइम हो जाएगा. द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन डिस्क्राइब व्हेन ट्रेसर मॉलिक्यूल एग्जिट्स and the mean residence time represents the expected value or mean of this distribution, offering a fundamentally different perspective than classical pharmacokinetic parameter. यानी उसमें तो हम हाफ लाइफ की बात कर रहे थे जो कंपार्टमेंटल मॉडल था. इसमें हम हाफ लाइफ की बात नहीं कर रहे बल्कि हम बात कर रहे हैं ड्रग के मीन रेजिडेंस टाइम की, कि ड्रग जो है वो उसका मीन रेजिडेंस टाइम बॉडी में कितनी देर होता है. तो दैट इज़ वाई दिस इज़ ए डिफरेंट. Now mean residence time concept. Classic approach. Traditional pharmacokinetic model use concept of the dose, half-life, clearance, volume यानी volume of distribution and the concentration, but don't account for individual molecular movement कि हर individual molecule की movement क्या है. After an intravenous bolus dose, drug molecule distribute throughout the body. यानी ये नॉन कंपार्टमेंटल में कॉन्सेप्ट क्या है कि बोलस डोज देने के बाद ड्रग मॉलिक्यूल डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं थ्रू आउट द बॉडी एंड रिसाइड फॉर वेरियस टाइम पीरियड. और जो हर मॉलिक्यूल होगा वो बॉडी में जो रिसाइड करेगा यानी रहेगा उसका टाइम फ्रेम अलग होगा. जैसे मैंने बताया कुछ मॉलिक्यूल्स बहुत फास्ट होंगे, जल्दी अपना काम किया एलिमिनेट हो गए. कुछ उससे स्लो होंगे, उन्होंने थोड़ा देर से काम
अपना प्रोड्यूस किया, यानी बॉडी में थेरेप्यूटिक एक्शन दिया, फिर मैं एलिमिनेट हुआ। और इसी तरीके से कुछ बहुत सुस्त मॉलिक्यूल होंगे जो बहुत देर से अपना काम शुरू करेंगे, यानी थेरेप्यूटिक इफेक्ट देंगे, और फिर सबसे लास्ट में एलिमिनेट होंगे। अगर हर मॉलिक्यूल का टाइम बॉडी में कितनी देर रहा उसको मालूम कर लिया जाए, फिर उसका एवरेज निकाल लिया जाए, तो ये कॉन्सेप्ट कहलाएगा उस ड्रग का मीन रेजिडेंस टाइम। सो इसी तरह से आगे ये कह रहे हैं सब मॉलिक्यूल्स लीव ऑलमोस्ट इमीडिएटली, कुछ मॉलिक्यूल इमीडिएटली, वाइल अदर्स रिमेन्स मच लॉन्गर, जबकि कुछ मॉलिक्यूल होंगे ज़्यादा देर रहेंगे। MRT यानी मीन रेजिडेंस टाइम प्रोवाइड द एवरेज रेजिडेंस टाइम फॉर ऑल मॉलिक्यूल्स इन द काइनेटिक स्पेस, यानी बॉडी के अंदर जो काइनेटिक स्पेस थी, यानी जो बॉडी में जो स्पेस है उसी को काइनेटिक स्पेस कर रहे हैं, जहाँ पे वो मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, उसका जो रेजिडेंस टाइम है तमाम मॉलिक्यूल का, जब एवरेज निकालेंगे तो वो मीन रेजिडेंस टाइम या एवरेज रेजिडेंस टाइम या MRT मीन रेजिडेंस टाइम कहलाता है। MRT पर्सपेक्टिव क्या है? MRT डिस्क्राइब द एवरेज टाइम ड्रग मॉलिक्यूल स्टे इन द बॉडी, ट्रैकिंग स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन रेजिडेंस टाइम एंड कंसिडरेशन एंड मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स, यानी इसका डिस्ट्रीब्यूशन टाइम कितना है, रेजिडेंस टाइम कितना है, और मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स क्या है, इसका अगर हम एवरेज निकाल लें तो वो MRT यानी मीन रेजिडेंस टाइम कहलाता है। नाउ कैलकुलेशन ऑफ मीन रेजिडेंस टाइम। अब हम मीन रेजिडेंस टाइम कैलकुलेट किस तरह से कर सकते हैं? द इक्वेशन for calculating MRT following intravenous bolus or constant infusion administration is calculated by MRT is equal to AUMC divided by AUC minus duration upon 2। अब ये जो देखें, ये जो इस फार्मूले में दो चीज़ें हैं, AUC तो हम पहले भी पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ये क्या है, ये AUMC क्या है ये हमें जानने की ज़रूरत है। AUMC क्या है? एरिया अंडर द फर्स्ट मूवमेंट वर्सेस टाइम कर्व एट टाइम 0 टू इन्फिनिटी, यानी फ्रॉम टाइम 0 टू इनफाइनाइट टाइम तक। तो ये फर्स्ट मूवमेंट वर्सेस टाइम कर्व है, जो कि स्टैटिस्टिकल मूवमेंट थ्योरी का पार्ट है, क्योंकि ये जो है वो स्टैटिस्टिकल मूवमेंट से कोरिलेटेड है। एरिया अंडर द कर्व ये कैलकुलस है। एरिया अंडर द कंसंट्रेशन टाइम कर्व फ्रॉम टाइम 0 टू इन्फिनिटी मीन जीरो मूवमेंट कर्व, ये फर्स्ट मूवमेंट कर्व है, ये जीरो मूवमेंट कर्व है। ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ ए ड्रग इन्फ्यूजन पीरियड, कितनी देर ड्रग का इन्फ्यूजन रहा बॉडी में। ठीक है, तो वो ये ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन ऑफ द ड्रग इन्फ्यूजन पीरियड। 2 घंटे इन्फ्यूजन चला, 1 घंटे चला, 5 मिनट चला, ये वो ड्यूरेशन है। तो इससे अगर हमारे पास ये डेटा हो तो इससे हम उस ड्रग का MRT या मीन रेजिडेंस टाइम निकाल सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ और फार्मूले हैं जिससे हम MRT यानी मीन रेजिडेंस टाइम मालूम कर सकते हैं। अच्छा, मीन रेजिडेंस टाइम के बाद एक और कॉन्सेप्ट है मीन ट्रांजिट टाइम एंड एब्जॉर्प्शन। आफ्टर IV एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टमिक ड्रग एब्जॉर्प्शन रेट इज 0 और 0 ऑर्डर सिंस ड्रग एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम डायरेक्टली। IV में एडमिनिस्ट्रेशन में सारी की सारी ड्रग तेज़ी से एब्जॉर्ब हो जाती है, यानी 0 ऑर्डर इनपुट है। ठीक है, क्योंकि सारी की सारी ड्रग ब्लड स्ट्रीम में आ गई। दी MRT यानी मीन रेजिडेंस टाइम रिफ्लेक्ट्स ओनली एलिमिनेशन प्रोसेस, लिहाजा ऐसे केस में MRT किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करेगा? ड्रग का एलिमिनेशन प्रोसेस, यानी क्योंकि तमाम के तमाम मॉलिक्यूल बॉडी में आ चुके हैं IV एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। अब ड्रग वही, जैसे कुछ ड्रग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद इमीडिएटली एलिमिनेट होगी, कुछ देर से एलिमिनेट होगी, तो उन मॉलिक्यूल्स का जो मीन निकाल लेंगे तो वो मीन रेजिडेंस टाइम हो जाएगा। हाउएवर आफ्टर एक्स्ट्रावेस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन अगर हम एक्स्ट्रावेस्कुलर ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं लाइक ओरल रूट के ज़रिए, इनहेलेशन के ज़रिए या इंट्रामस्कुलर के ज़रिए, द AUMC डिवाइडेड बाई AUC रेशो रिफ्लेक्ट्स बोथ रेजिडेंस टाइम इन सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड एब्जॉर्प्शन ड्यूरेशन। तो ये AUMC डिवाइडेड बाई AUC का डेटा हमें बता रहा होगा कि MRT क्या होगा, यानी उस वक्त फिर ये चीज़ नहीं होगी MRT इज इक्वल टू AUMC अपॉन AUC। दिस रेशो इज कॉल्ड मीन ट्रांजिट टाइम टू अवॉइड कन्फ्यूजन। इसमें एक और चीज़ है मीन ट्रांजिट टाइम टू अवॉइड कन्फ्यूजन। मीन ट्रांजिट टाइम क्या है? द रिलेशनशिप इज मीन ट्रांजिट टाइम इज इक्वल टू mean absorption time plus mean resistance time, where MAT is mean absorption time. This nomenclature ensure MRT remains constant regardless of administration route, while MTT varies based upon the absorption phase. यानी क्योंकि देखें ये जो दूसरे रूट हैं लाइक ओरल हो गया, इनहेलेशन हो गया, इंट्रामस्कुलर हो गया, यहाँ से ड्रग का एब्जॉर्प्शन भी होगा। कुछ मॉलिक्यूल तेज़ी से एब्जॉर्ब होंगे, कुछ स्लो होंगे, कुछ और स्लो होंगे, और कुछ सबसे सुस्ती से एब्जॉर्ब होंगे। लेकिन उनके जो मॉलिक्यूल का हर मॉलिक्यूल का एब्जॉर्प्शन टाइम नोट करके उनका
मीन निकाल लिया गया तो वो कहलाएगा मीन एब्जॉर्प्शन टाइम। एमआरटी यानी जब एब्जॉर्ब होने के बाद बहरहाल एमआरटी तो आप चाहे एफआईवी से दे रहे हो या इस तरीके से एक्स्ट्रा वैस्कुलर से दे रहे हैं, वो तो सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि रिमेन्स कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रूट। लेकिन एमएटी जो होगा वो काउंट होगा एक्स्ट्रा वैस्कुलर रूट में, क्योंकि यहाँ पे ड्रग को एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो जो मीन ट्रांजिट टाइम होगा बॉडी में ड्रग का वो एमएटी प्लस एमआरटी के बराबर है, क्योंकि आईवी के केस में एब्जॉर्प्शन तो कोई है ही नहीं, ज़ीरो हो गई, तो जो मीन ट्रांजिट टाइम है वो इक्वल हो जाएगा एम टी टी इज इक्वल टू एम आर टी, यानी वो एम आर टी के बराबर होगा। लेकिन अदर देन आईवी रूट फिर मीन एब्जॉर्प्शन टाइम प्लस एम आर टी हमें बता रहा होगा मीन ट्रांजिट टाइम ड्रग का बॉडी में कितना है। ट्रांजिट टाइम रिलेशनशिप ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के केस में, ठीक है, मीन एब्जॉर्प्शन टाइम पर ओरल का प्लस एम आर टी। इंट्रामस्कुलर के केस में मीन ट्रांजिट टाइम मीन एब्जॉर्प्शन टाइम फ्रॉम इंट्रामस्कुलर रूट प्लस एम आर टी। अदर रूट सेम प्रिंसिपल अप्लाइड विद रूट स्पेसिफिक टू मीन एब्जॉर्प्शन टाइम। किसी और भी रूट जहाँ पे एब्जॉर्प्शन के रूट प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, लाइक इनहेलेशन भी है, तो लंग से तो ड्रग एब्जॉर्ब होगी, तो वो होगा मीन एब्जॉर्प्शन टाइम बाय इनहेलेशन प्रोसेस प्लस एमआरटी, वो मीन ट्रांजिट टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। सो द एडमिनिस्ट्रेशन रूट डिक्टेट्स द मीन एब्जॉर्प्शन टाइम एंड इन्फ्लुएंस मीन ट्रांजिट टाइम, बट एमआरटी स्टेज कांस्टेंट। तो एमआरटी जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा किसी भी ड्रग का। When IV data are unavailable, अगर IV data अवेलेबल नहीं है तो मीन ट्रांजिट टाइम फॉर सोल्यूशन में भी कैलकुलेटेड। मीन डिसोल्यूशन टाइम फॉर इमीडिएट रिलीज सॉलिड प्रोडक्ट, और अगर सॉलिड डोजेज फॉर्म है तो मीन डिसोल्यूशन टाइम भी हमें काउंट करना पड़ेगा। मीन डिसोल्यूशन टाइम पर ओरल और इमीडिएट रिलीज के लिए मीन ट्रांजिट इज इक्वल टू मीन ट्रांजिट टाइम माइनस मीन ट्रांजिट टाइम ऑफ पर ओरल इमीडिएट रिलीज माइनस मीन ट्रांजिट टाइम ऑफ पर ओरल सोल्यूशन। क्योंकि देखें जो इमीडिएट रिलीज है वो इमीडिएट रिलीज और सोल्यूशन दोनों, क्योंकि सोल्यूशन फॉर्म में तो ऑलरेडी वो डिज़ोल्व है, यहाँ पे डिज़ोल्व हो रही है मीन डिसोल्यूशन टाइम, तो हम उससे ड्रग का डिसोल्यूशन टाइम भी मालूम कर सकते हैं रिफ्लेक्टिंग इन विवो डिसोल्यूशन, यानी हम इन विट्रो मालूम कैलकुलेट कर सकते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि इन विवो डिसोल्यूशन मीन डिसोल्यूशन टाइम इस ड्रग का क्या होगा। नाउ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेशन। The volume of distribution at steady state can be calculated using the mean residence time and clearance. तो volume of distribution at steady state is equal to CLT into MRT। इस फॉर्मूले से हम जो है वो ड्रग का, अगर हमें MRT मालूम है मीन रेजिडेंस टाइम और ड्रग की क्लियरेंस मालूम है, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एट स्टेडी स्टेट मालूम कर सकते हैं। और अगर जैसे मैंने आपको कहा था कि MRT कैलकुलेट करने के और भी फार्मूले हैं, अगर हमें ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टेडी स्टेट पता है और CLT पता है, तो VSS डिवाइडेड बाय CLT करेंगे तो मेरे पास MRT की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। CLT या क्लियरेंस क्या है? रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा क्लियर्ड ऑफ ड्रग पर यूनिट टाइम रिफ्लेक्टिंग द बॉडीज एबिलिटी टू एलिमिनेट द ड्रग, जैसा कि हम पिछले चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं। मीन रेजिडेंस टाइम, इसको भी हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि एवरेज टाइम ड्रग मॉलिक्यूल रिमेन इन द बॉडी आफ्टर IV एडमिनिस्ट्रेशन calculated from the AUMC and AUC. This relationship provides a direct link between distribution volume and the time course of drug elimination essential for dosing calculation. तो ये dosing calculation में भी help out करेगा। अब ज़रा थोड़ा सा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये जो मॉडल है फिजियोलॉजिकल मॉडल भी इसको हम कहते हैं, जो नॉन कंपार्टमेंट है, और कंपार्टमेंटल मॉडल, इनमें यानी थोड़ा सा इनका जायज़ा ले लेते हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस कर लेते हैं। Both physiological and compartmental models incorporate system information and use differential equation to respect mass balance laws। चाहे फिजियोलॉजिकल मॉडल हो या कंपार्टमेंटल मॉडल हो, दोनों में हम डिफरेंशियल इक्वेशंस चेक करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, यानी डी बाई डी टी यानी या DCP बाई DT की कंसनट्रेशन ऑफ ड्रग कितनी है, किस टाइम पे, किस ऑर्गन में, और मास बैलेंस क्या है कि किस ऑर्गन में कितनी ड्रग है, किस ऑर्गन में कितनी ड्रग है, और टोटल डोज के बराबर हो रही है या नहीं हो रही है। फिजियोलॉजिकल मॉडल कंसिडर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस एट स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर लेवल, वाइल कंपार्टमेंटल मॉडल ग्रुप ऑर्गन और टिश्यू टुगेदर। फिजियोलॉजिक मॉडल में क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर लेवल पे, यानी मॉलिक्यूल्स पे हम बात कर रहे हैं, लेकिन कंपार्टमेंटल मॉडल में ग्रुप ऑफ ऑर्गन या टिश्यू हैं
जिस पर हम बात करते हैं कि ये एक तरह के ब्लड फ्लो वाले, जैसे हमने हाईली परफ्यूज, लेस परफ्यूज एंड सबसे कम परफ्यूज, वेरी लेस परफ्यूज ऑर्गन्स और टिश्यूज. A one compartment model represents the entire human body as a single box, making compartmental model more simplistic. और वन कंपार्टमेंट मॉडल में हमने होल बॉडी को एक ही कंपार्टमेंट कंसिडर किया था, जो कि एक कंपार्टमेंटल मॉडल की बहुत सिंपलिस्टिक या सिंपल फॉर्म है. हाउएवर दिस सिंपलिसिटी अलाउज मॉनिटरिंग ड्रग टाइम कोर्स विद लिमिटेड डेटा, लेकिन इसमें तो डेटा लिमिटेड होगा. टिपिकली जस्ट प्लाज्मा कंसंट्रेशन एंड यूरिनरी एक्सक्रीशन, और मैनी ड्रग्स विल नॉट कंप्लाई दिस मॉडल, और फिर वो उसमें ड्रग की ओवर डोजिंग या अंडर डोजिंग हो सकती है अगर हम तमाम ड्रग पर यही वन कंपार्टमेंट वाली इक्वेशंस लगाना शुरू कर दें. सो कंपार्टमेंटल मॉडल सक्सेसफुली प्रीडिक्ट फार्माकोकाइनेटिक्स एंड डेवलप डोजेज रेजिमेन वाइल रिलेटिंग प्लाज्मा लेवल्स टू फार्माकोडायनेमिक एंड टॉक्सिक इफेक्ट्स. अब जबकि कंपार्टमेंटल मॉडल को अगर हम फुली अप्लाई करते हैं फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स की डिटर्मिनेशन के लिए, डोजेज फॉर्म रेजिमेन के लिए, और वन कंपार्टमेंट टू कंपार्टमेंट, तब जाके हम फिर जो है वो करेक्ट डोजेज फॉर्म डेवलप कर सकते हैं विदाउट हैविंग एनी टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग. कंपार्टमेंटल मॉडल के एडवांटेजेस क्या हैं? फर्स्ट, सिंप्लिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. प्रिंसिपल रीजन फॉर वाइड एप्लीकेशन क्या है इसकी? अलाउइंग क्वांटिटेटिव मॉनिटरिंग विद लिमिटेड डेटा. ठीक है, तो लिमिटेड डेटा से हम इसकी क्वांटिटेटिव मॉनिटरिंग करते हैं. अच्छा, मैकेनिज्म इनसाइट्स कैन एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट अंडरलाइंग फिजियोलॉजिक मैकेनिज्म थ्रू मॉडल टेस्टिंग. मॉडल की बेस पे यानी एजम्पशन की बेस पे हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो फिजियोलॉजिक इन्फॉर्मेशन हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं और जो कि एक्यूरेट भी होती हैं. लिमिटेशन क्या है इसकी? टिश्यू प्रिडिक्शन रिप्रेजेंट्स कंपोजाइट पूल्स, एक्सट्रापोलेशन टू स्पेसिफिक टिश्यू इज इनएक्यूरेट. यानी अगर हम किसी टिश्यू में प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये कंसंट्रेशन होगी डेटा की एक्सट्रापोलेशन की बेस पे, तो ज़रूरी नहीं है कि वो कंसंट्रेशन उतनी ही हो, इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है. नाउ पीबीपी के यानी फिजियोलॉजिकल वेज फार्माकोकाइनेटिक मॉडल कैपेबिलिटीज़. ठीक है, तो फिजियोलॉजिकली बेस्ड फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स प्रोवाइड डिटेल्ड अकाउंटिंग ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, बाइंडिंग, मेटाबॉलिज्म एंड ऑर्गन ब्लड फ्लो. यानी ये वही है नॉन कंपार्टमेंटल मॉडल. ठीक है, फिजियोलॉजिकली बेस्ड फार्माकोकाइनेटिक मॉडल और नॉन कंपार्टमेंटल मॉडल. तो ये ज़्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन बताता है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन की, ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग की, टिश्यू बाइंडिंग की, मेटाबॉलिज्म की, ऑर्गन ब्लड फ्लो की. डिजीज़ रिलेटेड फिजियोलॉजिकल चेंजेस आर रेडिली रिलेटेड टू फार्माकोकाइनेटिक ऑल्ट्रेशन. अगर किसी ऑर्गन में कोई डिजीज़ रिलेटेड चेंजेस आ रहे हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, तो उसको ज़्यादा बेहतर तौर पर फार्माकोकाइनेटिक ऑल्ट्रेशन क्या होगी वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं. ऑर्गन मास, ऑर्गन वॉल्यूम, परफ्यूजन रेट्स आर स्केलेबल इन दिस नॉन कंपार्टमेंटल मॉडल based on the size across individual and species, allowing prediction of physiological changes on drug behavior. अगर किसी ऑर्गन में किसी किस्म की भी कोई फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रही होती है तो उसमें जो प्रिडिक्शन होगी अबाउट ड्रग बिहेवियर वो ज़्यादा एक्यूरेट होगी. मॉडल्स कैन बी मॉडिफाइड फॉर ड्रग स्पेसिफिक फीचर्स सच एज एंटी ट्यूमर एजेंट्स, पेनिट्रेटिंग सेल्स, कंसीडरिंग बोथ इंटरस्टिशियल एंड इंट्रासेलुलर वाटर लेवल. वाटर लेवल में अगर ज़्यादा है या कम है तो उसकी बेस पर एंटी ट्यूमर ड्रग की पेनिट्रेशन को ज़्यादा बेहतर अंदाज में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. और अगर हमें कोई ड्रग रिलेटेड चेंजेस करनी है, मॉडिफाई करनी है, तो वो भी हम कर सकते हैं नॉन कंपार्टमेंटल मॉडल में. ब्लड फ्लो एंड ट्यूमर साइज कैन बी इनकॉर्पोरेटेड टू स्टडी ड्रग अपटेक चेंजेस एट स्पेसिफिक साइट. ब्लड फ्लो, ट्यूमर, ब्लड जो कैंसर है उसमें ब्लड फ्लो, कैंसर सेल्स में ब्लड फ्लो कितना है, ट्यूमर साइज़ क्या है, उसकी बेस पर भी हम ड्रग का अपटेक किस तरह क्या होगा उसकी भी ज़्यादा एक्यूरेट कैलकुलेशन हम इस नॉन कंपार्टमेंटल मॉडल में कर सकते हैं. तो बेसिकली हमने ये जो हम बात कर रहे थे कि हम दोनों मॉडल का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो ये इसके कंपार्टमेंटल मॉडल के कुछ बेनिफिट्स और लिमिटेशन है, और ये जो है यानी नॉन कंपार्टमेंटल मॉडल के कुछ बेनिफिट्स और लिमिटेशंस हैं. इसके अलावा टॉप डाउन वर्सेस बॉटम अप अप्रोच. फ़र्क क्या है? कंपार्टमेंटल मॉडल टॉप डाउन अप्रोच है, जबकि फिजियोलॉजिकल बेस जो है यानी नॉन कंपार्टमेंट वो बॉटम अप अप्रोच है. टॉप डाउन का क्या मतलब है? मॉडल क्रिएटेड फ्रॉम अवेलेबल डेटा. ठीक है, अवेलेबल डेटा जो हमारे पास है उसकी बेस पे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये वही है. कि देखें ग्राफ बना के हमें फैसला करते हैं ना कि ये ड्रग सिंगल कंपार्टमेंट वाली है, 2 वाली है, 3 वाली है. must be identifiable and capable of explaining the observed data.
बेस्ट व्हेन अबेंडेंट डेटा आर अवेलेबल। जबकि फिजियोलॉजिकल बेस जो है यानी नॉन कंपार्टमेंट मॉडल क्रिएटेड बिफोर डेटा कलेक्शन टू प्रिडिक्ट कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल, तो ये पहले से प्रिडिक्ट करना पड़ेगा। यूजफुल व्हेन नो डेटा एग्जिस्ट येट फॉर ड्रग प्रोडक्ट। हाउएवर बोथ अप्रोचेस कैन को एग्जिस्ट इन इंटरमीडिएट सिनेरियोज, यानी अगर कुछ डेटा है कुछ नहीं है तो इंटरमीडिएट सिनेरियोज भी क्रिएट किए जा सकते हैं, दोनों सिचुएशन भी अप्लाई की जा सकती है। हाइब्रिड मेथड यानी नॉन कंपार्टमेंट भी और कंपार्टमेंट भी combine compartmental modeling with physiological parameters such as using CYP enzyme activity to model drug-drug interaction. The choice depend on data availability and study objectives. इस पे हम एक न्यूमेरिकल भी करेंगे जिसमें हम कुछ चीज़ें जो है वो पैरामीटर्स मालूम करेंगे नॉन कंपार्टमेंटल एनालिसिस के, लाइक मीन रेजिडेंस टाइम AUMC, और कुछ कंपार्टमेंटल के लाइक हाफ लाइफ, और इसके अलावा जो है वो एरिया अंडर द कर्व। तो कंपार्टमेंटल और नॉन कंपार्टमेंटल दोनों को लेके चलेंगे। प्रोज और कॉन्स की बात करें इन नॉन कंपार्टमेंटल एनालिसिस के, तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं नॉन कंपार्टमेंटल एनालिसिस के? इजी एंड क्विक टू परफॉर्म, नो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर नीडेड, रोबस्टनेस है इसमें एंड इजीली रिप्रोड्यूसेबल। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? रिक्वायर रिच सैम्पलिंग मिनिमम 12 पॉइंट्स, ये बात हमने शुरू में भी डिस्कस की थी। makes assumptions regarding linearity and cannot handle sparse data effectively, यानी अगर डेटा कम हो तो फिर इफेक्टिवली इस जो नॉन कंपार्टमेंटल एनालिसिस है इसमें एक्यूरेसी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। कंपार्टमेंटल पॉपुलेशन एनालिसिस, अगर कंपार्टमेंटल की बात करें इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है कंपार्टमेंटल मॉडल के? वर्क विथ रिच और स्पार्स डेटा, दोनों तरह के डेटा पे अप्लाई हो सकता है। हैंडल हेट्रोजीनस सोर्सेज एंड स्पेसिफिक स्पेशल पॉपुलेशन, मुख्तलिफ सोर्सेज का डेटा हो स्पेशल पॉपुलेशन का हो, दोनों पे अप्लाई हो सकता है। अकम्प्लिश बोथ लीनियर एंड नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक, दोनों पे कंपार्टमेंटल मॉडल अप्लाई हो सकता है। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? रिक्वायर एक्सपीरियंस एनालिस्ट्स, यानी फार्मासिस्ट की एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। टाइम कंज्यूमिंग है, लेबर इंटेंसिव है। सॉफ्टवेयर इज़ नॉट यूज़र फ्रेंडली इन this compartmental analysis. Compartmental population analysis offer flexibility for complex data set but demand expertise and computational sources. तो computational sources, computer softwares, expertise चाहिए, जैसे हमने यहाँ पे बात की। The choice between non-compartmental and compartmental approach depend on the data characteristics. हमने non-compartmental calculation करनी है फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर मालूम करने के लिए, या कंपार्टमेंटल मेथड को अप्लाई करना है फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर को डिटरमिन करने के लिए। ये डिपेंड करता है कि हमारे पास डेटा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं जो हम मालूम कर रहे हैं, उसकी स्टडी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और अवेलेबल रिसोर्सेज क्या हैं। उसकी बेस पर हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है। इसके साथ ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच। और हमने ये चैप्टर भी मुकम्मल कर लिया।